हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत या परसेंटेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें प्रतिशत चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। तो आज के इस वीडियो से मैं यही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रतिशत परसेंटेज का। तो चलिए बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो अगर आप यहाँ परसेंटेज की डेफिनेशन को देखें तो प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस शत से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। यानी कि इस वर्ड का ही डेफिनेशन हम लोग देखें तो मतलब है कि प्रत्येक 100 में से एक, यानी प्रत्येक 100 में से एक को 100 में से जितना भी होगा 1, 2, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 3%, तो 3% का मतलब क्या हो गया? 100 में से क्या होगा? 3। 100 में से 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्रतिशत शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा या शतांश या 100वें भाग को कहते हैं, कि 100 या 100th पार्ट, इस तरीके से मुझे इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जनरली कैसे लिखते हैं प्रतिशत को? x का y% मीन्स क्या करना होता है हमें? x इंटू वाई बाई 100 करना होता है। इससे हम x का y% निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ 300 का 6%, तो 300 इंटू 6 बाई 100 मुझे करना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है इसमें? प्रतिशत वृद्धि एंड प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में हमें क्या करना होता है? वृद्धि अपॉन मूल मान, कमी अपॉन मूल मान इंटू 100 इंटू 100। मूल मान से मतलब होता है इनिशियल वैल्यू जो आपको गिवन होता है, जिसके ऊपर वृद्धि, इंक्रीमेंट या कमी या डिक्रीमेंट या डिक्रीज होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा और इनहेंस करके समझते हैं। जैसे सपोज अभी आपके पास मान लीजिए 200 रुपीज़ हैं, ठीक। कुछ समय में क्या हुआ, आपके पास पैसे इंक्रीज हो गए, रुपीस बढ़ गए, किसी वजह से बढ़ गए, आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया या जो भी कुछ किया, 220 हो गए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ आपके पास कितना रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है? 20 रुपीस का, ठीक। अब अगर मुझे प्रतिशत वृद्धि, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं क्या करूँगा? वृद्धि यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितने रुपीस का हुआ है? 20 रुपीस का, अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये 20। इसी 20 पर ही तो ये 220 हुआ है, यानी 20 रुपीज़ का इंक्रीज इसी 200 पे होने के बाद ही तो 220 बना। तो ये बेस प्राइस जो होता है वही इनिशियल वैल्यू होती है। इसे इनिशियल वैल्यू बोल लो आप, या बेस प्राइस भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम कर देंगे। अब 220 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें ज़ीरोस कम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कट कर दीजिए। अब ये आ गया हमारा 200 अपॉन 22, और इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो 100 अपॉन 11 आ जाएगा, यानी कि 9 होल 1/11 परसेंटेज का आपका इंक्रीज आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके क्वेश्चन बनते हैं। और इसी तरीके से आप कमी को भी समझ सकते हैं, यानी डिक्रीज को भी समझ सकते हैं। सपोज आपके पास पहले 200 रुपीज़ थे, बाद में आपके पास 190 होगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 रुपीज़ का। अब अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट कितने का हुआ है? 10 रुपए का। तो 10 रुपीज़ अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 200 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2 से आप 10 को कैंसिल करोगे तो 5%। तो ये 5% का क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 9 होल 1/11% का आपका इंक्रीज हो रहा था। तो ये कहती है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालने का तरीका होता है। अब इन्हीं बेसिक नॉलेज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी बेसिक्स का इस्तेमाल करते हुए, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर को आपको लगातार देखना है और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे मोड़ तक ले जाना है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकें और फाइट करके उसे विन कर सकें। तो जस्ट सब्सक्राइब टू ओ माई मैथ्स। दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है?
ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग डायरेक्टली 2/25 कर देते हो। बट यहाँ पर ये करने से पहले हमें क्या देखना होता है, एक तरफ तो क्विंटल लिखा हुआ है और एक तरफ किलोग्राम लिखा हुआ है। यानी सिर्फ परसेंटेज को ही नहीं कि देखा और बस शुरू हो गया और करने लग गए, पहले यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी आपको। तो या तो आप 2.5 किलोग्राम को क्विंटल में चेंज कर लो, या क्विंटल को किलोग्राम में चेंज कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्विंटल को किलोग्राम में चेंज कर ले रहा हूँ। 1 क्विंटल जो होता है वो कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, 100 किलोग्राम के इक्वल। सो 2 क्विंटल कितने का हो जाएगा, 200 किलोग्राम। ठीक, अब 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है, यानी कि 2 क्विंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2.5 kg। सो मुझे जो पूछ रहा है ना उसे ऊपर रखना होता है, यानी कि 200 किलोग्राम। किसका प्रतिशत पूछ रहे हैं हमसे, 2.5 kg का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया kg हटा दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, इन 200 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है तो बस नीचे से 5 0 हटाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 200/25 इंटू 100। अब आप 25 से 100 को कट कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 8000%, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आपका जो हो गया इस क्वेश्चन में वो करेक्ट आंसर हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से एक क्वेश्चन हो सकता था। अब एग्जाम में क्या और हो सकता, सपोज ये 2 क्विंटल ना हो के 2 किलोग्राम होता। 2 किलोग्राम कितने परसेंट है 2.5 किलोग्राम का, ये हो सकता था। तो आप क्या करते हैं, 2/25 कर देते हैं, क्योंकि यूनिट पहले से ही सेम है। ठीक है, 0 हटता, यहाँ बढ़ जाता, आंसर आपका 80% आ जाता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, यूनिट डिफरेंट होगी, तो आपका आंसर डिफरेंट होता चला जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 एंड 3% के अनुपात में है। ठीक है, यानी किसी परिवार की कुछ इनकम होगी तो राइस पर, फिश पर और वेजिटेबल ऑयल जो है उस पर क्या खर्च कर रहे हैं उसका रेशियो दिया हुआ है, कितना, 12, 17 और 3, ये रेशियो दिया हुआ है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% एंड 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी इनका प्राइस जो है इस परसेंटेज से इंक्रीज कर जाता है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। पहले तो अगर कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश वाला है तो उसे नहीं समझ में आया हो तो बहुत ही आसान सा लिखा हुआ है क्वेश्चन। भाई क्या है कि राइस, फिश एंड ऑयल, इन 3 चीज़ों पर जो कंजम्पशन है उसका रेशियो दिया है 12, 17 और 3। ठीक है, इन वस्तुओं, इसका क्या हो रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्यों में इतनी इतनी वृद्धि कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इससे टोटल व्यय जो है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा वो हमें निकालना है। तो मैं आपसे ये कहूँगा जो भी रेशियो दिया है मैं मान ले रहा हूँ स्टार्टिंग में वही कंजम्पशन है, तो इनका टोटल भी कर लीजिए। अगर टोटल देखें तो कितना आएगा, 12 + 17 एंड +3 यानी 32। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कर देंगे। अब चावल के मूल्य में, यानी कि जो राइस का प्राइस है उसमें
20% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें 20% इंक्रीज़ करना है। तो 12 का 20% निकालना है आपको। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से करने लग जाएं, जल्दी करने लग जाएं, तो आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा 2.4 होगा। कैसे भाई, देखो 12 का 10% अगर निकालना है तो मुझे क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.2, और 20 से करना है तो क्या करूँगा, जिसका डबल कर दूँ। भाई ये 10% है, इसी का डबल कर दूँ, 20 हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसी चीज़ को मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ। 12 है, 12 का 20%, ठीक। 10 मैंने यहाँ से कट किया, 10 यहाँ से कट किया। अब ये हो गया 24, 12 प्लस इंटू 2 यानी कि 24/10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या प्लस करना होगा, 12 प्लस 24 यानी 2.4। अगर 17 में देखें तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 30% का। अब यहाँ पर देखिए 10% क्या होगा इसका, 1.7, तो 1.7 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 17 3 या 51 यानी कि 5.1। यहाँ पर 17 प्लस 5.1 ये इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 50% का, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 प्लस 1.5। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.4, ये हो जाएगा 22.1, और यहाँ पर हम लोग आ गए 3 प्लस 1 4, 4.5, ठीक है। इन सभी को ऐड करिए, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 41, ठीक। पहले हमारा टोटल 32 था, इंक्रीमेंट के बाद 41 आ गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आपके लिए बहुत देर का क्वेश्चन नहीं है। आप 12 के लिए 20% भी नहीं लिख सकते थे, आप डायरेक्टली 12 प्लस 2.4 लिख सकते हैं अगर आप इस तरीके की कैलकुलेशन को करके प्रैक्टिस करके समझने लग जाएं तो। अब रह गया कितने परसेंट टोटल एग्जम्पशन आ जाएगा। तो भाई साहब आपके पास ये इनिशियल वैल्यू लिखी हुई है, ये अभी की रीसेंट वैल्यू लिखी हुई है इंक्रीमेंट के बाद। इन दोनों में फ़र्क देख लीजिए कितना है। अगर मैं कहूँ 41 माइनस 32 कर दूंगा तो कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है मेरे को 9 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 9/32, 9 इंक्रीमेंट, 32 इनिशियल वैल्यू और इंटू 100। जब आप इसको करेंगे तो बस थोड़ा सा सॉल्व करिए और आपके पास आपका आंसर 4 8 जा 32, 4 से कैलकुलेट करेंगे तो 25, और 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 और अपॉन 8 आ जाएगा। इसे डिवाइड करने पर आपका ऑप्शन नंबर डी 28 होल 1/8% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तरीका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% यानी कि 15% अधिक मूल्य लेता है। इट मीन्स कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, किसी भी एक आर्टिकल का कोई कॉस्ट प्राइस होगा तो दुकानदार क्या कर रहा है, शॉपकीपर उस कॉस्ट प्राइस पर 15% ज़्यादा ऐड करके ले रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 15% ज़्यादा ले रहा है। ओके, यदि एक ग्राहक ने सोफ़ा सेट 9039 रुपीज़ में 9039 रुपीज़ में ख़रीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा। क्वेश्चन को केवल समझना है। देखो कोई एक आर्टिकल है, मैं मान लूँ जब भी मुझे ये पूछा है कि जो चीज़ पूछी जाए उसे आप 100 मान लो, तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा ये पूछा जा रहा है। पहले तो बात कर लेते हैं, यानी कि दुकानदार जिस चीज़ को 100 रुपये में सपोज़ ख़रीद के ला रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस ये है, तो उसको वो सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है इसका 100 प्लस 15% ऑफ 100, ठीक, कॉस्ट प्राइस का। यानी कि इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 115 रुपये में बेच रहा है, ठीक। 100 रुपये में अगर खरीद रहा है तो 115 में बेच रहा है। ये दुकानदार का सीधा सीधा काम है, क्योंकि 15% उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। यदि एक ग्राहक ने एक सोफ़ा सेट 9039 रुपये का खरीदा, अब कोई कस्टमर आया, उसने शॉपकीपर से क्या किया, 9039 रुपीज़ का इसने खरीदा एक सोफ़ा सेट, ठीक।
तो ये पूछ रहे हैं दुकानदार ने इस सोफे सेट को कितने में खरीदा होगा। अब आपके सामने दुकानदार का रेशियो लिखा हुआ है, वो 100 में खरीद रहा है, 115 में बेच रहा है, 115 में बेच रहा है। एक कस्टमर ने इससे एक सोफ़ा सेट इतने में खरीदा है, तो पूछ रहे हैं दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा। यानी कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर रेशियो दिख रहा है कि जब ग्राहक ने वो चीज़ खरीदा है सोफ़ा, तो उसने 115 रुपये के भाव पे खरीदा होगा। यानी दुकानदार ने जब उसे बेचा है तो 115 के रेशियो में बेचा होगा, क्योंकि वो तो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इससे अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 9039 अपॉन 15। और अगर इससे मैं कहूँ देयरफॉर 100 कितना होगा, जो कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है सोफे का, यानी कि वो प्राइस जिस पर दुकानदार खरीद के लाया है, तो कैसे निकलेगा, 9039 अपॉन 115 इंटू 100। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 सॉरी। और अब 23 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको 9039 अपॉन 23 इंटू 20। तो 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 69, 21 बचेगा, 13, 9, 27 और 69 एंड 3। तो ये आपका आया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7860 इसका आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुकानदार ने इसे 7860 रुपये में खरीदा था और 9039 में बेच दिया। हमें 9039 की वैल्यू पता थी सोफ़ा सेट की, और हमें 100 वाली वैल्यू चाहिए थी। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, दुकानदार जितने में कोई चीज़ खरीद के लाता है उससे 15% अधिक में बेच देता है, सेल कर देता है। यानी दुकानदार अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा है, 115 में, 115 में। और इससे एक सोफ़ा सेट जिसने खरीदा है, किसी पर्सन ने, किसी ग्राहक ने, किसी कस्टमर ने, वो 9039 का है, यानी कि वो किसके इक्वल है, 115 के, 115 के। तो अगर 115 इसके इक्वल है तो 1 की वैल्यू, और फिर 1 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू फाइंड आउट करते ही आपको सोफ़ा का कॉस्ट प्राइस या वो प्राइस जिस पर दुकानदार ने इसको खरीदा था वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% एम्प्लॉइज इन अ ऑफिस ड्रिंक टी, ओके, एंड 44% कॉफ़ी पीते हैं। भाई 72% चाय के दीवाने थे तो 44% लोग कॉफ़ी के दीवाने मतलब पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है, यानी डेफिनेटली है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो चाय या कॉफ़ी में से कोई भी एक नहीं पीता है। ये अच्छा किया उन्होंने, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं। तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इस कार्यालय में कुल कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं, या कुल कितने कर्मचारी हैं, सॉरी ये पूछ रहे हैं हमने। तो देखो चाय वाले लोग कितने हैं, टी वाले लोग हैं 72, कॉफ़ी वाले कितने लोग हैं 44, और टी एंड कॉफ़ी बोथ वाले कितने लोग हैं, ये देखो यहाँ पर 40 कर्मचारी दिए हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ नंबर्स में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर 72 प्लस 44 अगर आप कर रहे हो, यानी चाय प्लस कॉफ़ी दोनों को जब ऐड करते हो आप, तो आता है आंसर हमारा 116%। लेकिन भाई प्रतिशत है और कोई भी चीज़ कितनी होगी, 100% होगी। टोटल कर्मचारी जो होंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे, वो कितने होंगे 100%, और ये कितना निकल रहा है 116% निकल रहा है। यानी ये जो 16% हैं, ये जो 16% हैं जो ज़्यादा हो रहा है, ये चाय यानी टी एंड कॉफ़ी बोथ वाले लोग होंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने एक सर्किल बनाया, ये टी वाले लोग हैं, ये मैंने एक सर्किल बनाया, ये कॉफ़ी वाले लोग हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 72% अभी दिया हुआ है,
और इसमें जो दिया हुआ है वो 44% दिया हुआ है। ये कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीता हो, यानी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पी रहे हैं। तो जब कुछ ना कुछ डेफिनेटली पी रहे हैं, कुछ लोग कॉमन वाले भी होंगे, कुछ लोग कॉमन वाले भी होंगे। तो देखो ये कॉमन में ये हिस्सा जो आ रहा है ये वाला, ये इसमें भी है और इसमें भी है कॉफ़ी वाले में, और जो कॉफ़ी वाले में ये हिस्सा है तो वो टी वाले में भी, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन पड़ रहा है। वो कॉमन निकालने के लिए आप इनको ऐड करोगे और 100 के ऊपर जब हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 100 पे डिफाइन होता है, तो 72 + 44 करने पर 16 आना, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने हैं, 16% हैं। तो 16% ऐसे लोग हैं जो टी एंड कॉफ़ी बोथ दोनों पसंद करते हैं। और हमारे पास नंबर्स में ये चीज़ कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 कर्मचारी। तो इट मीन्स कि जो 16% हैं टी एंड कॉफ़ी के, वो लोग कितने हैं, 40, यानी कि 16% हमारा किसके इक्वल है, 40 के, 40 के। और ओवरऑल कितने टोटल, अगर मैं कह दूँ टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय जो हैं, टोटल एम्प्लॉय वो हम कितना लेके चलेंगे, 100%। तो अगर 1640 है तो 1% कितना हुआ, 40/16, तो देयरफॉर 100 कितना हुआ, 40/16 × 100। ठीक है, अभी आपको इसको सॉल्व करना है। 4 4 जा 16, 4 से करेंगे 25, फिर बाकी आप 4 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो आ जाएगा 250। 250 एम्प्लॉयज़ हैं इस ऑफिस में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत इत्मीनान से पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ में पढ़ जाएंगे और फिर आंसर करने जाएंगे तो कई बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, कोई नंबर था, चलिए अभी बातों बातों में देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक नंबर था 100, अब मैं 100 क्यों लेता हूँ, क्योंकि 100 का 10% मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 100 का 10% कितना हुआ, 10। 100 का 29% कितना होगा, 29। 30 कितना होगा, 30, दैट्स इट। तो 100 इसलिए लेट करना आसान होता है। तो ये कह रहे हैं पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया। तो भाई पहली कंडीशन में क्या हुआ, 10% की कमी कर देते हैं इसमें, 10% डिक्रीज, तो ये कितना बचेगा, ये 90 हो जाएगा। सिंपल सी बात, 10% कितना होगा, 10, 10 100 में से माइनस कर दो। ठीक, फिर क्या हुआ, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो अभी ये हो कितना गया है नंबर, 90। अब इस नंबर में 10% की वृद्धि कर दो, तो जब भाई वृद्धि करोगे तो 90 का 10% 9 होगा, करके देख लीजिए, इतना आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, 9 होगा। तो जब इसमें 9 इंक्रीमेंट कर दोगे तो 90 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा ये, राइट। यानी हमारे पास जब पहले वृद्धि की गई, सॉरी कमी की गई, तो ये नंबर जो भी था वो 90 बचा। फिर इसके साथ एक ऑपरेशन हुआ कि इसमें 10% का इंक्रीज किया गया, तो ये नंबर 99 हो गया। अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो नंबर है, एक बार इंक्रीमेंट करने के बाद फिर डिक्रीमेंट करने के बाद फिर इंक्रीमेंट करने के बाद लास्ट स्टेज में हमारे पास 99 है। ओरिजिनल जो हम नंबर हमारे पास था वो 100 था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, प्रारंभिक संख्या यानी संख्या क्या थी, इनिशियल नंबर हमने क्या लिया था, 100। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर हमारे पास क्या आया, 99। इन दोनों का अगर मैं कहूँ डिफरेंस तो इसमें कितना कम आ रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50, तो यानी कि हमारा 1 जो है वो 50 के इक्वल है, राइट। तो देयरफॉर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 × 100 यानी कि 5000। दैट इज योर आंसर। आपका जो नंबर है वो 5000 है। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
100 लेट करिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए। पहले 10% की कमी करी तो 90 हो गया, फिर इस 90 में क्या हुआ कि 10% की इंक्रीमेंट किया गया तो भाई 99 हो गया। फाइनली हमारे पास 99 आ गया। पहले हमारे पास 100 था, इन दोनों का डिफरेंस है 1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करने से जो नंबर है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 है, यानी कि मेरा 1 क्वेश्चन के 50 के इक्वल है। सो अगर 150 के इक्वल है तो हमने क्या लेट किया था नंबर 100, तो 100 पूछेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो नंबर रिजल्टिंग नंबर है वो बताइए क्या होगा, तो जहां 1 का आपने 100 किया था ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों नंबर बताइए। तो अगर आप 99 का इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्टिंग नंबर भी आ जाएगा। 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 45, 4950, ये आपका रिजल्टिंग वाला नंबर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने प्रारंभिक संख्या पूछी है, अगर अंतिम संख्या पूछते तो हमारा आंसर ये हो सकता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मेरे जो तरीके हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% यानी कि 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, ठीक है, कुल 10% छात्रों की रुचि गायन में है। तो 12% जो हैं वो स्पोर्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, 10% जो हैं वो सिंगिंग को प्रेफर कर रहे हैं, ओके, तथा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि डांस में है। तो डांस वाले भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, मैं आपसे कहूँगा लेट कर लीजिए टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 100। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स को 100 लेट कर देंगे हम, ठीक। अब क्या होगा, इस 100 का 12% निकालें तो स्पोर्ट्स में कितना आएगा 12 स्टूडेंट्स। सिंगिंग में अगर मैं कहूं कितना आएगा 10%, तो 10 ही हो जाएगा क्योंकि 12 का आप 100 का 12% निकालोगे 12, 100 का आप 10% निकालोगे 10 आएगा। अब अगर डांस की बात करें तो भाई 3/4 की बात कर रहे हैं, ये 3/4 आप 100 का करोगे तो 100 का 3/4 कर लेते हैं, तो 100 का 3/4 करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। इतने लोग हो गए और 15 छात्र जो शेष रह जाते हैं उनकी रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है। तो ये परसेंटेज वाले थे, पहले इनको कैलकुलेट करते हैं हम अपने हिसाब से। तो 12 10 22 75 यानी कि हो जाएगा 97। हमारे हिसाब से 97 स्टूडेंट तो ये हो गए, और बचे कितने 3% स्टूडेंट बचे। अगर हम 100 के हिसाब से लें तो हमारे हिसाब से कितने स्टूडेंट बचे हैं 3। इनके हिसाब से शेष स्टूडेंट कितने हैं 15 ऐसे शेष स्टूडेंट हैं, बाकी हैं रिमेनिंग हैं जो कि किसी में नहीं है। और हमारे जो एजम्पशन है उसके हिसाब से स्टूडेंट कितने बच रहे हैं 3, यानी कि अगर हमारे 3 स्टूडेंट इनके 15 स्टूडेंट के बराबर हैं तो हमारा एक स्टूडेंट किसके बराबर होगा 5 के। तो हमारे 100 स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएंगे 5 × 100 के, यानी कि 500। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 500। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए भाई, टोटल स्टूडेंट मैंने लेट किया 100, उसमें से 12% दिया हुआ है कि किसमें है रुचि छात्र, उसमें सॉरी खेलों में है, तो इसका 12% निकालेंगे, यानी स्पोर्ट्स में चलेगा 12 स्टूडेंट्स। फिर सिंगिंग में दे रहे हैं 10%, तो 100 का 10 निकालेंगे तो 10 आएगा, सिंगिंग में 10 चलेगा। इसके बाद 3/4 कह रहे हैं जो कि डांस में है, तो 100 का 3/4 निकालेंगे तो वो 75, चाहे नंबर में लिख दो या ऐसे लिख दो, 175 हो गया। अगर मैंने इन सबको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया 97, और मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे 3। लेकिन यहाँ पर ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं नंबर्स में जो कि रिमेनिंग हैं, जिनकी किसी में नहीं है, कोई रुचि नहीं है किसी चीज़ में,
और यहाँ पर 3 हैं जिनके किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है। ये हमारा एजम्पशन है और वहाँ पर क्या है हमें पता नहीं है। हमारे एजम्पशन के हिसाब से हमारा 3 इनके 15 के इक्वल है, यानी 3 और 15 का रेशियो बैठ रहा है। तो 1 5 के इक्वल हो गया, तो हमने स्टूडेंट कितने लेट किए हैं 100, तो 100 आ जाएगा 5000 के इक्वल, सॉरी 500 के इक्वल, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 में हैं। ठीक है, 3 ये क्या और रेशियो 2 ये हो गया बॉयज़ का भाई, और ये हो गया गर्ल्स का। ओके, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, ठीक है, 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों का प्रतिशत कितना होगा। चलिए इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा जैसे ये बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखे हुए हैं 3 और 2, इनको 100 में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम इस तरीके से लिख लें कि 60 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 3:2 में अगर आप करेंगे ओवरऑल 5, और अगर परसेंटेज के हिसाब से लिखना चाहें तो जैसे 3:2 अभी भी यहाँ पे कायम है और 3:2 यहाँ पर अभी भी है, आप 20 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे किया मैंने ये, तो 3 + 2 आप कर दीजिए 5 आ जाएगा। मुझे 100 लेना होता है, 100 में आप क्या करिए 100 को 5 से डिवाइड करिए तो आएगा 20, तो 20 × 30 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 20 × 2 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये तरीके से हम लोग, मैंने आपको ये चीज़ करके बताई यहाँ पर, तो आप बॉयज़ और गर्ल्स इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर इसी तरीके से लिख देता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हो गया 60, ये हो गया 40। तो अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर लो, क्योंकि रेशियो तो अभी भी कायम है, 3:2 ही है, कोई ऐसा तो नहीं चेंज हो गया। यदि 20% लड़के, अगर 20% लड़के मुझे 60 है और इसका 20% निकालना हो तो मुझे पता है 12 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 0 कैंसिल और 12, तो यानी कि बात हो रही है 12 बॉयज़ की, इसमें से 12 हो गए, और 30% लड़के, और जब 30% लड़कियां निकालोगे आप तो भी 12 ही आ जाएगा, क्योंकि 40 का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो ना, फिंगर टिप पे आपको लर्न होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लर्न तो नहीं कर सकते लेकिन तुरंत क्लियर होना चाहिए, माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए। 30% मीन्स 4 या 12, यहाँ पे भी 12 आया और यहाँ पे भी 12 आ रहा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो छात्रवृत्ति लेते हैं नंबर्स में, यानी कि 12 बॉयज़ लेते हैं और 12 गर्ल्स लेती हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, 60 + 40 100। ठीक है, इसमें से 12 बॉयज़ 12 गर्ल्स मिला दे अगर हम तो कितना जाएगा 24। ये वो हैं जो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप लेते हैं। ठीक, तो अब कितने नहीं लेते हैं, 76। ठीक है, तो स्कॉलरशिप नहीं लेने वालों में की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो नहीं लेते हैं वो बचे कितने, तो 100 में से 24 को आप माइनस कर दिए 76 आ जाएगा। ये क्या है, नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती या नहीं लेते हैं। अब परसेंटेज की बात करेंगे तो भाई साहब 76 वो नंबर है और 100 हम लोगों ने लेट किया था इनिशियल वैल्यू, तो 100 से 100 कट जाएगा और आपका 76 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो 76% ऐसे स्टूडेंट होंगे ओवरऑल में जो कि छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं या नहीं मिलती है, जैसा भी क्वेश्चन हो आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% और बी की आय का 10%, सी की आय का 20% हो, तो बी की आय ₹8000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के कि क्या घुमा रहे हैं, ये इसकी आय उसकी आय, है ना, कोई बात नहीं, सबकी आएगी। खैर, ए की आय का 5%, जब ऐसा लिख रहा है क्वेश्चन तो आप क्या लिखो 5A। अब मैं 5A = कहूँगा आपसे, आप लिखिए 15B। ठीक, अब
आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई 5% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ, यहाँ पर भी 100 हुआ, 100 से 100 कट कर दोगे आप तो क्या आएगा, 5a इज इक्वल्स टू 15b तो आएगा, तो परसेंटेज वाला 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल्स टू 15b, ये पहली कंडीशन से। और दूसरी कंडीशन दी है b की आय का 10%, यानी कि 10b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20c, क्योंकि 20% है, परसेंटेज के नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालिए तो आएगा a इज इक्वल्स टू 3b, यहाँ से निकालिए तो आएगा b इज इक्वल्स टू 2c, यानी कि a अपॉन b की वैल्यू है 3/1 और b अपॉन c की वैल्यू है 2/1। तो अब अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि a रेशियो b रेशियो c लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, b 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 to 6/2। अब ये 6/2 और ये 2/1, यानी कि यहाँ पर भी देखिए b की वैल्यू क्या हो गई 2 और यहाँ पर भी 2 हो गई, तो हम a b c रेशियो में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 6:2:1। ठीक, ये हमारे पास तीनों की जो इनकम है उसका रेशियो मैंने बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, b की आय 8000 है, b का रेशियो कितना है आपके पास 2 और b की आय कितनी है 8000, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 8000। सो इससे क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 4000। ठीक है, अब 1 इज इक्वल्स टू 4000 और पूछा तीनों की टोटल आय कितनी होगी, तो जरा टोटल करने के लिए 6 + 2 + 1 करिए, कितना आएगा 6 + 2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 6 2 8 1 9 9 आ जाएगा, टोटल 9। तो अगर भाई 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो देयरफॉर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 इंटू 9, यानी कि 36,000। ये इस तरीके से आपका आंसर तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से। रेशियो बनाना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो, जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये लिखेगा 5/100 फिर 15/100, तो आप क्या करोगे, अगली स्टेप में इसे कट करोगे, राइट। तो क्यों ये करना, जब पता ही है कि कट जाएगा ये, तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं 5a/15, 5a इज इक्वल टू 15b। यानी मेन मोटिव ये है कि आपको यहाँ पर मैंने 2-3 स्टेप लिख दिए, आप डायरेक्टली इस स्टेप तक पहुँच सकते थे। a रेशियो b और b रेशियो c को इक्वलाइज कर लीजिए ताकि a रेशियो b रेशियो c आ जाए, और ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना ही करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं फिर क्वेश्चन आसान है, जिसका जो रेशियो दिया उसके इक्वल में वो नंबर कर दीजिए। जैसे b की आय दी थी 8000, तो मैंने 2 इज इक्वल टू 8000 कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू 4000। टोटल पूछेंगे तो 6 + 2 + 1 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करिए 36,000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण स्कोर कितना है ये बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 75, 88, 70 एंड 85। ये क्वेश्चन सभी को ऐसे टफ लगे तो अपने अपने स्कूल डेज को याद रखिए। एक परसेंटेज मार्क्स होते थे कि इतने मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे और उतने नहीं ला पाते थे, तो ये डिपेंड होता है कितने मार्क्स से फेल हो गया। यहाँ पर है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। ठीक, यानी 32% जो मार्क्स हैं, ठीक है, प्लस 8 मार्क्स इज इक्वल्स टू पास, राइट। और दूसरा है कि यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते एंड 36% अंक अगर हैं उसके, तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता है। यानी कि इसमें 36% लाने में उसके जो मार्क्स हो रहे हैं वो 2 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पासिंग क्या होता है 30 जो भी पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, तो यहां भी वो पास हो जाएगा और यहां पर भी वो पास हो रहा है। ठीक, यानी कि डिफरेंस कितने का पड़ रहा है अगर आप देखेंगे और यही क्वेश्चन तो है उत्तीर्ण स्कोर कितना है। आप लोग को ये लग रहा होगा ये वाली लाइन क्यों लिखी है, अरे भाई 36% मार्क्स ला रहा है, 2% मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ है। सपोज
अगर किसी चीज़ में 33 मार्क्स पास करने के लिए ज़रूरी हैं और किसी ने 34 मार्क्स लाया और ये कहा जाए 33% मार्क्स चाहिए, 34% मार्क्स लेके आया और 35% मार्क्स लेके आया और उससे कहा जाए वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 2 अंक जो हैं वो ज़्यादा हैं उसके पास। अगर सिर्फ पासिंग के लिए बात करेंगे तो ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तुम उस स्कोर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया है। 32% ला रहा है तो 8 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, और 36% ला रहा है तो जितने पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 2 मार्क्स ज़्यादा हैं उसके। ठीक है, तो अब क्या करूं, इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं देखूं तो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 4% का। ठीक, और इधर +8 और -2, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो टोटल आएगा 10 का। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? अरे भाई, अगर ये फिनिशिंग लाइन है 0 नंबर लाइन, आप ऐसे समझ लो, यहाँ से ये फिनिशिंग लाइन है, यानी कि पास हो सकते थे। यहाँ से 8 मार्क्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं एक कंडीशन में, एक कंडीशन इसमें 2 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का फासला कितना होगा? 2 से 8 के बीच में आप देखोगे 10 होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि 0 से 8 ये और ये 2 इधर, ये तो ये टोटल 10 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो 4% है, वो जो डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में, वो किसके इक्वल है? 10 मार्क्स के। तो 1% किसके इक्वल होगा? 10/4 के। सो दैट 100 किसके इक्वल होगा? 10/4 इंटू 100 के। 100 से आप इसे को कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 25 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 250। अब ये 250 जो आया ना, ये हमारा टोटल आया मार्क्स का। ये क्या आ गया? टोटल मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन में ये भी आता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर उत्तीर्ण स्कोर पूछा है, हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। अब जब आपके पास टोटल आ गए, या तो आप फिर ये कर सकते थे कि यहाँ आपने, तो चलिए एक काम तो ये टोटल वाला हो गया, इसको भी कैंसिल करते हैं, आप डायरेक्टली यहीं से निकाल लीजिए। अब अगर 1% आपका ये है तो मुझे बताइए 32% कितना होगा? 32% होगा 10/4 इंटू 32, तो 10/4 इंटू 32, अगर हम इसको निकालें तो आएगा 8 इंटू 10 80। तो 80 मार्क्स तो ये आ गया 32%। लेकिन जब 32% ला रहा था तो ये 8 मार्क्स से फेल हो रहा था, यानी कि 8 मार्क्स कम हो रहे थे। तो अब अगर 80 में हम क्या कर दें, +8 कर दें, तो ये 88 मार्क्स क्या होंगे? ये पासिंग मार्क्स होंगे और यही आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर क्या कर लें कि आप 36 निकाल दें। आप अगर यहाँ पर 36 निकालेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। 36 जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 2 को माइनस करना पड़ेगा। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में 36% निकाल के उसको 2 में माइनस कर दिए, तब निकालिए। और अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पर 1% लाने के बाद 100% निकाल लूँ तो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, कितने नंबर का पूरा वो एग्जाम था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को करना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस क्लास का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 7:8 का। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा? 10% की वृद्धि इसमें करवा रहे हैं और 20% की इसमें करा रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 8:9, फिर है 21:22, फिर है 17:18, फिर है 24:9। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जब ये आप 7 और 8 लिख रहे हो और जब यहाँ पर हमें 20% और 10% करना पड़ेगा तो 0.7 पॉइंट से आएगा आंसर। यहीं पर देखिए 10% करेंगे तो 0.8। तो इसी रेशियो को आप ऐसे कन्वर्ट कर दो, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 14 और 16 कर लो, अभी भी तो रेशियो वही रहेगा ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 20% का इंक्रीज करना है। जब 20% का इंक्रीज करेंगे बॉयज में, ठीक है, तो 20% का इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20% का इंक्रीज मतलब हो जाएगा 2.8, क्योंकि 10 क्या होगा? 1.4 भाई, 14 का 10% क्या हो जाएगा? 1.4। तो 20 निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 20 के लिए इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8 आ जाएगा। ऐसे 16 की जब बात करेंगे
तो यहाँ पर है 10%, तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, 10% मतलब 10% 1.6। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जब ऐड कर दोगे तो बॉयज़ में आ जाएगा 14 प्लस 2.8 यानी कि 16.8, और गर्ल्स का जो रेशियो है वो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 16 प्लस 1.6 यानी कि 17.6। अब आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हो और कैलकुलेट करोगे, तो पॉइंट्स मैंने हटा दिए यहाँ पर, 2 से कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 84 और ये आएगा 88। इसके बाद अगर 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे 21 और ये आपका 22, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही और इस चैप्टर में क्वेश्चन चाहते हैं और कुछ ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन को चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए इस सेशन को, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में आगे की वीडियोस के लिए कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही आपके लिए दूसरा वीडियो और लेके आने की पूरी